तो चलो शुरू करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 दैट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। इसके साथ साथ डिफरेंट स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और साथ में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। अब स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है और उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर है। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मेनली जितने भी रियल प्रोसेस है यानी जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है दे ऑल आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब क्या है, अगर आप लोग देखो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सिमिलरली जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है यानी जिसके लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत हो ना हो वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसके लिए मैंने 3 बातें लिखी हुई है कि हर वो रिएक्शन जो खुद बहुत हो। सिमिलरली जिसके लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत ना हो, जो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेज से इक्विलिब्रियम स्टेज की तरफ जाए, मतलब अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाए, तो वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे। और जो इसके अपोजिट होंगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का हम अंदाजा कैसे लगाएंगे कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। मेनली अगर हम छोटे लेवल पर या आमतौर पर देख लें तो हर वो रिएक्शन जर्नली हम बोलेंगे। यहां पर मैं एक्सक्लूसिवली किसी को भी नहीं कह सकूंगा क्योंकि हम जर्नली का वर्ड यूज करेंगे तो वो हमारे लिए ठीक होगा कि जो इंथैल्पी चेंजेस आती है, हीट चेंजेस यानी डेल एच जिन रिएक्शन का नेगेटिव होगा तो वो स्पॉन्टेनियस होगा और जिन रिएक्शन का डेल एच पॉजिटिव होगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन ये हर एक रिएक्शन के लिए नहीं है, आगे मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अब अगर आप लोग देखो डेल एच नेगेटिव और डेल एच पॉजिटिव के केस में देखो, अगर आप लोग किसी भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट से, पीछे भी हमने इंडो और एक्सोथर्मिक का बताया था कि ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट यानी रिएक्शन हो रहा है और यहां पर आप लोगों के पास पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर अगर रिएक्टेंट है, ये जगह उसका जो होता है ये ट्रांजिएंट स्टेट होता है और ये वाला प्रोडक्ट होता है। मेनली अगर हम इंडोथर्मिक के लिए देख ले तो यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो वो आप लोग के पास क्या है, उसने हीट एब्जॉर्ब किया यानी इंडोथर्मिक है और वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, इसलिए ये खुद बहुत नहीं होगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। आप लोगों ने इसको कुछ न कुछ एनर्जी इसको देनी होगी। सिमिलरली अगर हम एक्सोथर्मिक को देखेंगे तो एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब ये मोर फेवरेबल है। हम केमिस्ट्री में कहते हैं ना कि जिस चीज की एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल है और प्रोडक्ट मेनली जो बनता है कि वो अनस्टेबल चीज से स्टेबल चीज बन जाती है। यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है मतलब इंडो है और यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है मतलब है एक्सो है। तो ये वाला आप लोग के पास स्पॉन्टेनियस होगा और ये वाला नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी हीट चेंजेस किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरी बात हम इंट्रॉपी चेंज को देखते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान इंट्रॉपी चेंज कितनी आई है। इंट्रॉपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, किसी सिस्टम की रैंडमनेस का मेजरमेंट का नाम होता है इंट्रॉपी और मेनली हम चेंज इन इंट्रॉपी को देखते हैं। अगर हम देखें कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो यूनिवर्सल लॉ है कि यूनिवर्स के अंदर कोई चीज अगर जाती है तो किसी भी चीज की इंट्रॉपी नेवर डिक्रीज है, इंट्रॉपी हमेशा के लिए बढ़ती है और जिस चीज की इंट्रॉपी बढ़ेगी तो वो हमारे पास यानी इंट्रॉपी पॉजिटिव होगी तो वो वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और जिस चीज की इंट्रॉपी नेगेटिव होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये मेनली हम देखते हैं स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी। लेकिन दिस इज नॉट 100% करेक्ट। 100% हम ये नहीं कह सकते कि कोई किसी भी रिएक्शन का अगर डेल एच नेगेटिव होगा तो वो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल एच पॉजिटिव होगा तो वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस। सिमिलरली इन दोनों के लिए भी हम 100% नहीं कह सकते कि 100% यही होगा कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल एस पॉजिटिव और डेल एस नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल बताता हूं। अगर आप लोग डेल एच नेगेटिव वाले की बात करें यानी हीट अगर किसी रिएक्शन में रिलीज हो रही है, लेकिन अगर आप लोग देखो इवापोरेशन, कौन सी चीज, इवापोरेशन। अगर इवापोरेशन में आप लोग देख लो तो क्या होता है, लिक्विड से यानी लिक्विड जो केस है वाटर का उससे वेपर बनते हैं।
तो लिक्विड से जब वेपर बनेंगे तो लिक्विड की हीट कम होती है, वेपर की हीट ज्यादा होती है। हम तो कहते हैं कि इवेपोरेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन दूसरी चीज अगर हम देख लें तो यहाँ लिक्विड की हीट कम है और वेपर की हीट ज्यादा है, क्योंकि हम कहते हैं कि टेम्परेचर ज्यादा करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। वैसे तो है क्या चीज, वैसे तो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहली बात तो ये अपोजिट होगी इसके केस में कि ये स्पॉन्टेनियस है, लेकिन इसका जो डेल एच है वो पॉजिटिव है। दूसरी तरफ जाते चलो, दूसरी वाले केस अगर हम देख ले तो एंट्रोपी वाले केस में तो ये बिल्कुल सही जा रहा है कि एंट्रोपी वेपर की ज्यादा होती है और लिक्विड केस में एंट्रोपी कम होती है। एंट्रोपी वाली बात अगर हम कह ले तो इसके लिए सही है, इसके लिए अपोजिट है। लेकिन चलो अब एंट्रोपी के लिए दूसरी तरफ जाते हैं। अगर हम आइस को देख लें, मेनली आइस स्टेज लिक्विड स्टेज से अनस्टेबल होते हैं। अगर आप लोग देखो तो आइस से मेनली थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से या आइस वाले फेज से टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वो लिक्विड स्टेज के अंदर इजीली कन्वर्ट होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। तो आइस से तो लिक्विड बनता है। आइस से जब लिक्विड बनेगा तो अगर आप लोग आइस और लिक्विड में बात करो तो यहां पर तो यहां पर भी आप लोग के पास क्या चीज बढ़ रही है, एंट्रोपी तो उसकी बढ़ रही है, लेकिन सिमिलरली ये तो यहां से इसकी हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो ये भी हमारे पास डेल एच वाले केस नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम फिर एंट्रोपी की बात करें, अगर आप लोग वेपर के लिए देख लो, वेपर के लिए कुछ कंडीशन है। अगर आप लोग टेम्परेचर वेपर का कम करोगे, टेम्परेचर कम होगा तो वेपर से वो दोबारा किस फॉर्म में जाएगा, लिक्विड फॉर्म में जाएगा। है तो फिर ये एक्सो है, डेल एच वाले केस में तो सही है। लेकिन दूसरी बात अगर आप लोग एंट्रोपी केस में देख लो तो एंट्रोपी लिक्विड की कम होती है और फिर हमारे पास वेपर की ज्यादा होती है। तो यहां फिर ये इसके लिए अपोजिट हो जाते हैं। तो फिर हम डेल एच और डेल एस से किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का 100% अंदाजा नहीं लगा सकते। तो 100% श्योरिटी के लिए जब हम जाते हैं तो वो एक और चीज है, दैट इज डेल जी, जिसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी है क्या चीज, यानी ये नेगेटिव ऑफ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेगेटिव ऑफ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, डेल ई नेगेटिव ऑफ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप लोगों के पास कोई भी रिएक्शन है या कोई भी प्रोसेस है, उसकी डेल जी की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल वो है 100, कितने 100 किलो जूल है। तो इसका मतलब ये है कि कोई सिस्टम जो होगा वो यूजफुल वर्क करेगा, यानी क्या करेगा, यूजफुल वर्क करेगा। और ये कितना यूजफुल वर्क करेगा, ये प्लस 100 किलो जूल का, प्लस 100 किलो जूल का, यानी नेगेटिव ऑफ यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी उसके पास कितनी एनर्जी है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। अगर ये डेल जी -100 है, मतलब ये है कि वो 100 यानी 100 किलो जूल का वर्क वो कर सकता है, ठीक। और सिमिलरली अगर डेल जी अगर आप लोगों के पास 100 पॉजिटिव है, यानी 100 पॉजिटिव मतलब है यानी प्लस 100 है, कितना है, प्लस 100। इसका मतलब ये है कि सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए आप लोगों ने इसको एनर्जी देनी है। आप लोगों ने इसको अब कितनी एनर्जी, मतलब है इसके पास जो यूजफुल एनर्जी है वो -100 है, कितनी है, -100 किलो जूल है। मतलब आप लोग इसको -100 किलो जूल एनर्जी दोगे खुद से, फिर जाकर ये 100 जूल का वर्क परफॉर्म करेगा, इसके बाद ये नहीं परफॉर्म करेगा। मतलब ये है कि आप लोग मेनली जो किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का अंदाजा लगाते हो, डेट इज डेल जी। और उसके लिए भी मुख्तलिफ कंडीशन है डेल जी निकालने का। डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी बराबर है डेल एच यानी इंथैल्पी चेंज माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर आप लोग इंथैल्पी और एंट्रोपी की दोनों की वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का डेल जी पॉजिटिव है या डेल जी नेगेटिव है। दोनों से वैसे अंदाजा नहीं लगा सकते। आप लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते जाओ कि कब फेवरेबल होगा और कब फेवरेबल नहीं होगा। ये तो हम किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और उसके लिए कंडीशन क्या रिक्वायर। अब हम जाते अपने मेन लेक्चर की तरफ, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। यानी किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन है, यहां पर कोई भी प्रोसेस है, अब ये प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस के दौरान आप लोग का जो सिस्टम है वो सराउंडिंग को हीट दे रहे हैं या आप लोग का जो सराउंडिंग है उससे सिस्टम के अंदर हीट आ रहा है किसी भी प्रोसेस के दौरान। अब हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन।
इज नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन। और मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने कहा कि ये जो चेंजेस आते हैं, ये जो रिएक्शन के अंदर, ये या इंथैल्पी चेंज भी हो सकते हैं और या ये इंटरनल एनर्जी चेंज भी हो सकती है। तो मेनली हम डेल एच को मेजर करते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्रेशर कांस्टेंट होगा और यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो सिस्टम के ब्रस्टिंग के चांसेस होते हैं। अब यही जो हीट चेंजेस आई है आप लोग के केमिकल रिएक्शन के दौरान, अब हम हीट चेंज को इंथैल्पी चेंज से चेंज कर रीअरेंज करेंगे क्योंकि हम जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हीट चेंज वो इंथैल्पी की फॉर्म में रादर देन इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। अब ये जो हीट चेंजेस आई हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, इंथैल्पी चेंजेस, अगर उसको हम मेजर करें स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, मीन टू से 1 atm या 760 डार या 760 mmHg या 14.7 psi या 101325 पास्कल, उसमें अगर हम मेजर करें या 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन, और इक्वल सोल्यूशन के केस में आप लोग की जो सोल्यूशन होगी डेट शुड बी 1 मोलर। उस केस में जो हीट चेंजेस आती है किसी भी रिएक्शन के दौरान उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल एच नॉट। यहां पर अगर ये डेल एच नॉट आएगा तो इसके लिए ये 3 कंडीशन है कि इन कंडीशन के दौरान किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस आती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज। और दूसरी चीज होती है दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी कि कोई भी सब्सटेंस, क्या चीज है, कोई भी सब्सटेंस जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर में जिस हालत के अंदर पाया जाए उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। व्हाट, स्टैंडर्ड स्टेट। और उस स्टैंडर्ड स्टेट के लिए 2 कंडीशन और भी है, दैट इज आप लोग का जो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, मतलब क्या है, वो स्टैंडर्ड स्टेट में होगा। और दूसरी बात कि आप लोग का जो रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा इट मस्ट बी बैलेंस। आप लोग का जो केमिकल रिएक्शन होगा या केमिकल इक्वेशन जो होगा उस रिएक्शन के दौरान वो बैलेंस होना चाहिए, ठीक। और सिमिलरली, और ये जो हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज मेजर करते हैं ये कैलोरीज में भी मेजर कर सकते हैं, जूल में भी मेजर कर सकते हैं, आर्क में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो हम मेजर करते हैं दैट इज किलो जूल। वाई किलो जूल? किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस आते हैं मेनली वो लार्ज अमाउंट में आते हैं तो किलो जूल से बड़ा होता है, इसलिए जो हीट चेंजेस हम मेजर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ किलो जूल हम मेजर करते हैं। अब डिफरेंट हीट ऑफ रिएक्शन या डिफरेंट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम देखते हैं जो हमारे कोर्स में अवेलेबल है। सबसे पहले जो है वो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ व्हाट? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट के दौरान जो हीट चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए ये हम आप लोगों ने एक बात गौर करनी है कि हम स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी की मैंने बात कर ली कि जो स्टैंडर्ड कंडीशन के दौरान हो। पहली बात यह है कि आप लोग का जो प्रोडक्ट है, ठीक, वो 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और दूसरी बात यह है कि आप लोग का जो रिएक्टेंट स्पीशीज है दैट मस्ट बी एन एलिमेंट्री सब्सटेंस। व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्री सब्सटेंस? एलिमेंट्री सब्सटेंस का मतलब ये होता है अगर आप लोग के पास H2 है तो H2 भी तो एलिमेंट है ना, मॉलिक्यूल भी है ना, लेकिन एटम नहीं है। सिमिलरली O2 है, Cl2 है, तो ये है एलिमेंट्री मॉलिक्यूल। और साथ में एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं जो आप लोग के पास अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, Fe, कॉपर, जिंक, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, मैग्नीशियम, जो जिस हालत में आप लोगों के पास एग्जिस्ट करते हैं वो उसको एलिमेंट्री सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक। और उस दौरान जो हीट चेंजेस आती है उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिल रहे हैं और उससे बन रहे कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग अपने बुक के अंदर या किसी और जगह, तो आप लोग ज़बानी याद नहीं कर सकते हो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैं भी बुक से लिख रहा हूं सामने बुक रख के। तो इसकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज 393 किलो जूल। व्हाट?
किलो जूल, और किलो जूल के साथ क्या लिखोगे? पर मोल, क्योंकि मैंने क्या कहा? मैंने कहा 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। इसमें और पीछे जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है फिर उसमें फर्क होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। दूसरी बात यह है कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिल रहे, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहे। अब आप लोगों ने एक चीज यहां पर नोट करनी है कि कार्बन जो होते हैं वो मेनली आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में होता है, ये इसकी स्टैंडर्ड स्टेट लिखनी है। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, और साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वो भी गैस फॉर्म में। सिमिलरली अगर आप लोग S से O2 बनाना चाहते हो तो आपको पता है कि सल्फर सॉलिड फॉर्म में, और इसी तरह ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, और SO2 जो बनते हैं उससे भी गैस बनते हैं। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दैट इज 296.83 किलो जूल पर मोल। अब आप लोगों ने कुछ बातें और भी नोट करनी है जो यहां बुक में भी आप लोग की मेंशन है कि कोई भी सब्सटेंस जो यूनिवर्स के अंदर जिस हालत के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसकी जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, वो 0 के बराबर होती है। यानी ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट हैव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू 0.00 किलो जूल पर मोल। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग के पास कार्बन है, कार्बन की तो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होती है, वो मेनली क्रिस्टलाइन भी होती है और नॉन क्रिस्टलाइन भी होती है, यानी ग्रेफाइट है, डायमंड है, बकीबाल है, सिमिलरली कोलतार है, कोल गैस है, एटसेट्रा। ये जो चीज है, लेकिन कार्बन नेचुरली या जिस हालत के अंदर नेचर के अंदर पाए जाते हैं वो उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट होता है, और मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ कार्बन जिसके अंदर वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट की अगर आप लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखोगे दैट इज इक्वल टू 0, और डायमंड की +1.90 होती है समथिंग। इसी तरह अगर आप लोग फास्फोरस की बात करो, फास्फोरस के भी मेनली 4 इलेक्ट्रोप होते हैं, फास्फोरस व्हाइट, फास्फोरस रेड, फास्फोरस ब्राउन, फास्फोरस ब्लैक। लेकिन फास्फोरस की जो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है दैट इज फास्फोरस सॉलिड स्टेट हो गई इसका, और वो जो एग्जिस्ट करते हैं वो व्हाइट फॉर्म में, व्हाट फॉर्म में? व्हाइट फॉर्म में, और उसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट इज 0.00। मैंने क्या कहा? मैंने आप लोग को ये कहा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0। क्यों? जो यूनिवर्स के अंदर जिस हालत के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और उसका मतलब ये होता है दैट इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक, ये एक बात भी आप लोगों ने साथ में नोट करनी है। दूसरे है हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगी कि इसके लिए भी कंडीशन ये है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ये बात तो हो गई, ये तो बुक के अंदर भी ऐसी डिफिनीशन लिखी हुई है, लेकिन हम जो मेनली डिस्कस करते हैं हम कुछ कंडीशन, कुछ एक्सेप्शनल, कुछ लिमिटेशन के ऊपर गौर करते हैं। तो पहली कंडीशन इसके लिए कि रिएक्टेंट में एक जो चीज होनी चाहिए दैट इज ऑक्सीजन, क्योंकि वो जल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगी तो बंद नहीं होगा। ठीक, दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट के अंदर एक जो आप लोगों के पास स्पीशी होगी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम, और दूसरी बात यहां पर उन्होंने लिखी हुई है और बहुत सारी जगहों पर है भी कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज एक्सो। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नहीं, ΔH0C किसी जगह पर एंडो भी होती है, हम ऑलवेज केमिस्ट्री में यूज नहीं कर सकते। दैट इज एक्सेप्शन इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। अब यहां पर अगर आप लोग देख लो कि मैंने मीथेन को जलाया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। अगर आप लोग इसका स्टैंडर्ड स्टेट देख लो, मीथेन गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है दैट इज गैस फॉर्म में, ये भी एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप लोग इसको बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 2H2O और यहाँ पर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं 2 ऑक्सीजन। इस दौरान जो हीट चेंजेस आती है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। पहली बात, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है और दूसरे उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहे। सिमिलरली अगर आप लोग इस रिएक्शन को यहाँ से यहाँ पर उठाकर लिख लो तो फिर भी इसके लिए लाजमी है। तो फिर क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी सर या एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगी?
तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ कंबशन में एक चीज आप लोगों ने नोट करनी है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि यहां पर जो रिएक्टेंट स्पीशी होगी, कौन सी स्पीशी होगी? रिएक्टेंट स्पीशी होगी, और रिएक्टेंट स्पीशी के साथ साथ आप लोग का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वो 1 मोल होगा, लेकिन यहां पर आप लोग के पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन भी आ सकते हैं। सिमिलरली अगर आप लोग ऊपर वाले S और O2 को देख लो, SO2 बन रहे हैं, तो ये भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी। अब मैंने यहां पर पहले आप लोग को कहा कि कंडीशन ये है कि एक ऑक्सीजन होना चाहिए और ऑक्सीजन के साथ साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप लोग फिर एग्जांपल में देख लो, मैंने एग्जांपल में H2 और प्लस O2 और यहां पर तो कार्बन डाइऑक्साइड बन ही नहीं रहे। सिमिलरली N2 और O2 यहां पर फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहे। तो ये इसकी लिमिटेशन फिर आ जाती है। और फिर हम इसकी सेकंड डिफिनीशन की तरफ जब जाते हैं, सेकंड डिफिनीशन, तो सेकंड डिफिनीशन हम ये करते हैं कि व्हेन अ सब्सटेंस आफ्टर ऑक्सीडेशन चेंज इनटू इट्स ऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ कंबशन। कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होकर अपने ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस दौरान जो हीट चेंजेस आते हैं उसको भी हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं। यानी बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्साइड, ये ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक, यहां पर अगर आप लोग इस रिएक्शन को देख लो, H2 हाफ ऑफ O2 के साथ मिलकर H2O बना रहे, और आप लोगों ने स्टैंडर्ड स्टेट लिखनी है कि गैस और साथ में लिक्विड। इस दौरान जो हीट चेंजेस आती है इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसकी वैल्यू आप लोग -285 किलो जूल लिख सकते हो। लेकिन यहां पर ऊपर जो मैंने लिखा है कि यहां पर इन दोनों के अंदर फर्क ये है कि यहां पर मैंने किलो जूल पर मोल, और यहां पर आप लोग किलो जूल पर मोल अगर ना लिखो तो कोई जरूरत नहीं है, पर मोल से ये चेंज भी हो सकता है। इसकी कुछ मैं आप लोग को एप्लीकेशन भी बता दे तो आप लोग के बुक के अंदर भी है। मेनली जो इंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो हमें कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल एंड फूड के बारे में बताता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ सॉलिड या गैस इज बर्न्ड इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, आप लोग ने एक बात नोट करनी है, यहां पर टिट बिट के अंदर भी लिखा है कि अगर आप लोग को कोई प्रोटीन दिया हो, कार्बोहाइड्रेट दिया हो या फैट्स वगैरह दिया हो, तो कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जो प्रोटीन होती है उसकी जो अमाउंट है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उसको आप लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, और फैट की जो अमाउंट है उसको आप लोग 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो वो आप लोग को कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड के बारे में बता देते हैं। फॉर एग्जांपल बुक वाले कहते हैं कि 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, टेलीस्पून एंड पीनट बटर है 16 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 9 ग्राम ऑफ फैट। अब 16 ग्राम 9 ग्राम ऑफ फैट है तो आप लोग इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, और सिमिलरली 7 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, 16 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, तो उसको आप लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो वो आप लोग को कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ आप लोग का जो फूड है उसके बारे में बता देते हैं। मेनली आप लोग अगर किसी जूस या इसके डब्बे के ऊपर देख लो तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इतनी कैलोरी एनर्जी है, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये मेनली इंथैल्पी ऑफ कंबशन यहाँ हमें बताता है कि वो जब बर्न करता है फ्यूल और फूड, तो ये इसकी एप्लीकेशन भी साथ में आप लोग को बता दी मैंने। आगे दूसरी जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उसकी तरफ जाते हैं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक, ΔH0, और यहां पर ही मैंने लिख लिया, खैर आपको पता है। अब इसकी डिफिनेशन क्या है? इसकी डिफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम अ बेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। उस दौरान जो इंथैल्पी चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और इसकी जो फिक्स वैल्यू दैट इज -57.4 किलो जूल पर मोल। लेकिन कंडीशन ये है कि जब एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग हो। मेनली अगर आप लोग स्ट्रांग एसिड की बात करो, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 होगा, जो लेवलिंग इफेक्ट शो करे, उसमें सारे के सारे हमारे पास उनका क्लोज पीके वैल्यू होता है। यूज के लिए -57.4 किलो जूल। उस दौरान जो हीट चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो 3 कंडीशन मैंने लिखी हुई है, जब स्ट्रांग एसिड होगा और स्ट्रांग बेस होगा उस दौरान कितना इंथैल्पी ऑफ
इंताल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी, स्टैंडर्ड इंताल्पी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम देख ले इसकी वेल नोन एग्जांपल HCl और NOH, इस दौरान क्या बनता है, एक तो बनता है साल्ट दैट इज NaCl और साथ में बनता है H2O। अब हम जब देखते हैं हम कहते हैं कि इधर से OH और इधर से H आयन। अब ये कंप्लीटली आयनाइज होता है, स्ट्रांग एसिड है अपनी मीडियम के अंदर, मोनोप्रोटिक एसिड है, कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। सिमिलरली ये भी कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग बेस है, हाइड्रोक्सिल आयन। ये भी आसानी से हाइड्रोजन आयन और ये भी आसानी से हाइड्रोजन आयन। तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव ये दोनों जब मिलते हैं तो इस दौरान वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ में इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ये स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के लिए ये वाली वैल्यू आप लोग रट लो कि अगर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस होगा तो इतनी हमारे पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी। दूसरी कंडीशन ये है अगर आप लोग के पास वीक एसिड और स्ट्रांग बेस हो या वीक बेस और स्ट्रांग एसिड हो, एक वीक होना चाहिए इसके अंदर, और वीक में भी हमारे पास मुख्तलिफ वीक होंगे क्योंकि उसकी पी के वैल्यू क्लोज नहीं होती तो उसमें मुख्तलिफ वैल्यू आती है। लेकिन अगर मैं आप लोग को यहां से एक बता दो, अगर वीक एसिड की बात हम कर रहे हैं तो दैट इज एसिटिक एसिड, वेन नॉन एग्जाम्पल है CH3COOH वीक एसिड, और साथ में स्ट्रांग बेस वही दोबारा हम लिख लेते हैं NaOH। ठीक, इसमें अगर ये एसिड चेंज होगा तो इसकी एनर्जी चेंज होती जाती है, लेकिन इसमें नहीं क्योंकि क्लोज वैल्यू आप पी के वैल्यू शो करते हैं। स्ट्रांग एसिड मेनली जो होते हैं वो आसानी से देते, सारे के सारे कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। अब यहां से तो ये जितना आसानी से OH आयन देता है ये इतना आसानी से H आयन नहीं देता है एज कंपेयर टू दिस। अब इसने तो अपना OH आयन दे दिया लेकिन इसने H आयन इतना आसानी से नहीं देते क्योंकि वीक एसिड है। तो जब ये OH आयन दे देते इस दौरान ये एनर्जी रिलीज कर देते, वही एनर्जी इसके पास आ जाती है और ये उस दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी यहां से एब्जॉर्ब करके अपना जो हाइड्रोजन आयन है उसको रिलीज कर लेते हैं। तो इस दौरान जो आप लोग के पास साल्ट और वाटर बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट और साथ में वाटर। तो इसकी जो एनर्जी है फिर ये -57 से कम होगी, -54 या -55 किलो जूल पर मोल होंगी। इससे इसलिए कम होगी कि ये वाला आसानी से हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। ये यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई है कुछ ना कुछ एनर्जी इसके पास पड़ी हुई है क्योंकि ये जो एसीटेट आयन है इतना स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू यहाँ पर ये सोडियम आयन के मुकाबले में। तो इसकी जो एनर्जी होती है वो स्ट्रांग एसिड से कम होगी। तीसरी जो कंडीशन है एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। तो एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। अगर हम यहां पर इसकी एग्जाम्पल देख लें तो इसके लिए तो हम यही ले लेंगे दैट इज सोडियम एसिटिक एसिड CH3COOH या इथेनोइक एसिड, और साथ में अगर हम वीक बेस की बात करें तो NH4OH। अब बेस भी वीक है और एसिड भी वीक है तो हमने इनको थोड़ी सी एनर्जी देनी है इस यहां से हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन को निकालने के लिए। तो जब हम एनर्जी देंगे या एक से एनर्जी निकाल लेंगे तो ये जो एनर्जी रिलीज करे ये वाले एब्जॉर्ब कर ले, या ये वाले पहले निकालेंगे तो ये फिर एनर्जी रिलीज करके ये वाले एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। एक तो यहाँ पर हमारे पास अमोनियम एसीटेट बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा, लेकिन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगी ये इन दोनों से कम होगी। ये इन दोनों से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये जो हीट चेंजेस आएगी हमारा जो ये वाला रिएक्टेंट सब्सटेंस है इसने भी कुछ ना कुछ एनर्जी लेनी होगी यहां से हाइड्रोजन आयन को और हाइड्रोक्सिल आयन को निकालने के लिए। फोर्थ वन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ का नाम है। एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस व्हेन अ पर्टिकुलर बॉन्ड इज ब्रोकन, या यहां पर मैंने लिखा है कि 1 मोल ऑफ गैसेस एटम इज फॉर्म। क्या है कि 1 मोल ऑफ गैसेस एटम फॉर्म है, और दूसरी बात यह है कि आप लोग का जो सब्सटेंस है वो मस्ट बी इन एलिमेंट्री स्टेट। और ये मेनली जो हमारे पास होता है इसको अगर हम देख भी ले एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन या एटमाइजेशन को देख ले एटम बनाने के लिए तो ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि बॉन्ड को आप लोगों ने तोड़ना है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब एलिमेंट्री से अगर हम देख ले एक एटम की एनर्जी अगर इसको मैं हाफ कर लूं स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर गैसेस फॉर्म है और इससे गैस बनाने के लिए, अब इस मॉलिक्यूल के एनर्जी को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है H2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक H की जो एनर्जी है, एक H की अगर हम एनर्जी की बात करें तो एक H की एनर्जी क्या है 218 किलो जूल पर मोल है प्लस 218 किलो जूल पर मोल। यानी ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसने दूसरे हाइड्रोजन का साथ बॉन्ड बनाए हुए। अब इस बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, पूरे जो H2 मॉलिक्यूल की एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी है, ये H और H के दरमियान जो बॉन्ड बने इसकी जो एनर्जी है दैट इज 436
लेकिन एक एच की कितनी एनर्जी होगी, एक इसके बाड को तोड़ने के लिए जब हम इसको 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 218 इंताल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यानी हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। लेकिन हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसमें तो हमारे पास केस अपोजिट आते हैं। हम ये HCl वाले केस जो चैप्टर नंबर हमारे पास कौन से, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जिसमें हम कहते हैं कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जी से जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है, वो कम होती है। वो इसलिए कम होती है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के करीब चला जाते हैं। बॉन्ड लेंथ वगैरह हम देखते हैं, बॉन्ड लेंथ भी उसका क्या कर जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं, ठीक। लेकिन ये होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल यहां पर आप लोगों ने लेना। सिमिलरली अगर हम ये भी देख लें कि सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में अगर आप लोग किसी भी सब्सटेंस को कन्वर्ट करते हो, मेटल है उसको गैसेस फॉर्म में, उस दौरान जो इंताल्पी चेंजेस आते हैं उसको भी हम बोलते हैं इंताल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो ये मुख्तलिफ इंताल्पी की बात होगी कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर मुख्तलिफ इंताल्पी उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।